इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन जो एम करती है कि वो एलिमिनेट करेगी डिस्क्रिमिनेशन इन पे स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस व्हेन द नेचर ऑफ वर्क इज सेम और सिमिलर। अगर सेम नेचर का वर्क कर रहे हो या सिमिलर नेचर के वर्क कर रहे हो तो आपका जो पे होगा वो पे स्ट्रक्चर क्लास डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगा, एलिमिनेट करता है डिस्क्रिमिनेशन। ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का डॉक्ट्राइन बोलता है। ठीक है, जिसने इक्वल काम किया है सेम नेचर का और सेम सिमिलर वर्क किया है उसको इक्वल पे मिलेगा, कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से ही होगा। अब इट इज़ नॉट द फंडामेंटल राइट बाय इटसेल्फ, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल गोल। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है जो कि DPSP में बता रखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एंश्राइन करता है आर्टिकल 39 क्लॉज डी में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क्स क्या हैं? आर्टिकल 14, 16, 39D एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1956, ये इसके कॉन्स्टिट्यूशनल जो लीगल फ्रेमवर्क है वो है। कॉन्स्टिट्यूशन में 14 और 16 और 39 और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ये लीगल फ्रेमवर्क है। तो 14 क्या बोलता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। देन आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 1 बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 39 का क्लॉज डी बोलता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP है ये बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ मेन एंड वेमेन। देन इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1956 बताता है, प्रोहिबिट करता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेस स्पेशली फॉर वेमेन। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट। नाउ जहाँ पे आर्टिकल 14 और 16 आर एनफोर्सिबल, 39D इज नॉट डायरेक्टली एनफोर्सिबल बट कोर्ट्स हैव इंटरप्रेटेड इट इन हार्मनी विद फंडामेंटल राइट्स। 14 और 16 जहाँ पे एनफोर्सिबल होते हैं वहाँ पे डायरेक्टली 39D नहीं आता, कम्स इनटू प्ले। वो एनफोर्सिबल वहाँ पे कोर्ट्स क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं इट इन हार्मनी विद द फंडामेंटल राइट्स। अब कंसेप्ट क्या है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का? इट मीन्स कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना परफॉर्मिंग द सेम और सब्सटैंशियली सिमिलर ड्यूटीज़, उनको इक्वल रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, जेंडर या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो सेम काम कर रहे हैं उनको सेम पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, किन 3 चीज़ों पे? जेंडर, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है कि सिमिलैरिटी होनी चाहिए ड्यूटीज़ के अंदर, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सेम स्किल लेवल होना चाहिए एंड वर्कलोड एंड नो रीजनेबल क्लासिफिकेशन जस्टिफाइंग पे डिफरेंस। कोई रीजनेबल रीज़न नहीं होना चाहिए कि किस लिए पे डिफरेंस है। सेम काम होना चाहिए, सिमिलर ड्यूटीज़ एंड इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए और सेम स्किल लेवल और वर्कलोड होना चाहिए। एप्लीकेशन टू रेगुलर, टेम्प्रेरी, रेगुलर वर्सेस टेम्प्रेरी वेजेस, डेली वेजर्स। क्या बोला? 3 तरीके की कैटेगरी होती है। ठीक है, टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़, डेली वेजर्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़। टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ में क्या होता है कि जुडिशियल स्टैंड ये है कि इफ़ दे परफॉर्म ड्यूटीज सिमिलर टू रेगुलर्स तो एलिजिबल होते हैं वो इक्वल पे को। अगर वो जो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं वो सिमिलर है रेगुलर्स के तो उनको इक्वल पे मिलेगा, वो एलिजिबल है। डेली वेजेस में क्या है कि अगर इफ़ सेम वर्क एंड क्वालिफिकेशंस तो कैन क्लेम पैरिटी। अगर सेम वर्क कर रहे हैं और सेम क्वालिफिकेशन है तो पैरिटी क्लेम कर सकते हैं। और तीसरा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़, तो वहाँ पे कैन नॉट क्लेम पैरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स आर डिफरेंट एंड जस्टिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मिल सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के तो टर्म्स डिफरेंट होते हैं और वो जस्टिफाइड होते हैं। तो हाउएवर प्रिंसिपल डज नॉट मैंडेट एब्सोल्यूट पैरिटी बट ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो है मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, एब्सोल्यूट पैरिटी तो नहीं लाएगा बट रीजनेबल क्लासिफिकेशन मस्ट एग्जिस्ट। जुडिशियल रिकॉग्निशन एंड लीडिंग केस लॉज क्या है? रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस है जो लैंडमार्क केस है। फर्स्ट लैंडमार्क केस है, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि दैट दो आर्टिकल 39D इज अ DPSP बट वो डिराइवेबल है फ्रॉम आर्टिकल 14 एंड 16। ठीक है, 14 और 16 को साथ में देखोगे तो वहाँ पे डिराइव कर सकते हो आर्टिकल 39D को, ऑल्दो वो DPSP है। देन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज इन्फोर्सिबल इन कोर्ट। ये फर्स्ट केस कौन सा लैंडमार्क केस था? रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, देन DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1983 में, जहाँ पे पिटिशनर्स ने क्लासीफाई किया था इनटू 2 केसेस आर्बिट्रेरी क्लासेस आर्बिट्रेरली। DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 के केस में ना जो पेटिशनर्स थे ना उनको क्लासीफाई किया था 2 क्लासेस में आर्बिट्रेरली। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्ट्रक डाउन कर दिया क्लासिफिकेशन को और बोला ये डिस्क्रिमिनेटरी है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगजीत सिंह, 2016 का केस है, जहाँ पे बोला डेली वेजर्स जो होंगे वो एंटाइटल्ड हैं वेजेस फॉर इक्वल टू रेगुलर एम्प्लॉयज़ फॉर सिमिलर वर्क। डेली वेजर्स जो हैं अगर वो वही काम कर रहे हैं जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं तो वो सिमिलर वर्क कर रहे हैं और वो फिर इक्वल पे के लिए एलिजिबल है। सुप्रीम कोर्ट ने डिनाइल किया इज़ एक्सप्लॉयटेटिव एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। फिर लिमिटेशंस क्या है डॉक्ट्रिन के? तो इस इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाली डॉक्ट्रिन के लिमिटेशंस ये है, पहला रीजनेबल क्लासिफिकेशन।
अगर डिफरेंस इन नेचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन या डिफरेंशियल पे है तो वहाँ पे अलाउड है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, जहाँ पे स्टेट कैन जस्टिफाई टेम्प्रेरी रिस्ट्रिक्शंस बट नॉट प्रोलॉन्ग डिस्पैरिटी। टेम्प्रेरी टाइम के लिए तो स्टेट जस्टिफाई कर सकता है टेम्प्रेरी रिस्ट्रिक्शंस को, तो वहाँ पे अलाउड है बट नॉट प्रोलॉन्ग डिस्पैरिटी। देन लैक ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी अंडर DPSP 39D है तो इन इटसेल्फ भी एनफोर्सिबल नहीं है विदाउट आर्टिकल 14 एंड 16। कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्स स्टाफ, ठीक है, तो वहाँ पे कोर्ट्स रिलक्टेंट हो जाते हैं टू इंटरवीन इन पे टर्म्स बेस्ड ऑन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, कॉन्ट्रैक्चुअल या आउटसोर्स स्टाफ है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स आप इंडिविजुअल के अलग अलग हो जाते हैं, तो कोर्ट थोड़ा रिलेक्टेंट हो जाता है टू इंटरवीन इन पे टर्म्स बेस्ड ऑन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ सर्विस रूल में बताया इक्वल पे कैन बी डिनाइड इफ जस्टिफाइड बाय कैडर हायरार्की और प्रमोशन चैनल। जो इक्वल पे है उसको डिनाई किया जा सकता है अगर जस्टिफाई कर सकते हो आप कि कैडर की हायरार्की में वो ऊपर इसलिए उससे ज़्यादा मिल रहा है, और प्रमोशन चैनल, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल। पहले तो सेम और सिमिलर वर्क कर रहे हैं उनको मिलेगा, सेम ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किल्स होनी चाहिए, है तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। नो रीजनेबल क्लासिफिकेशन, येस इक्वल पे मैंडेटेड, आर्टिकल 14 एंड 16 39D भी आ जाएगा फिर, ठीक है। नो पे डिस्पैरिटी में बी जस्टिफाइड, प्रोलॉन्ग तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। इसका क्या शॉर्ट टिक है रिवाइज करने का, जज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क में जज से याद करोगे आप, ये जगजीत सिंह 2016 का केस था। जगजीत सिंह वर्सेस 2016 के केस में हमने क्या देखा था, क्या बोला गया था कि इस केस में बोला था डेली वेजर्स जो हैं एंटाइटल होंगे इक्वल टू रेगुलर एम्प्लॉयज़ फॉर सिमिलर वर्क, ठीक है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया था, डिनायल इन इज एक्सप्लॉइट, अगर डिनायल कर दिया आपने इस चीज़ का, ठीक है, डेली वेजर्स जो होंगे उनको इक्वल पैसा मिलेगा अगर वो वही काम कर रहे हैं जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर आपने इस बात को डिनाई किया तो आप वॉयलेट कर रहे हो और एक्सप्लॉइट कर रहे हो आर्टिकल 14 को। तो ये याद रखना, जगजीत सिंह 2016 का केस, अनइक्वल पे इज इक्वल्स टू अनजस्टिफाइड विदाउट जस्टिफाइड रीजंस, तो वो इलीगल हो जाएगा। DPSP प्लस आर्टिकल 14 एनफोर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रेगुलर, टेम्प्रेरी, डेली, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, तीनों के लिए डिफरेंट बेसिस होगा। देन इक्वल ड्यूटीज़ इज इक्वल्स टू इक्वल पे।